नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है भाभी के खिलाफ भड़काने वाली बेटी की सच्चाई जब आई माँ के सामने तो माँ ने बेटी को दिया करारा जवाब। नैना देवी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने अत्यधिक देखभाल की जरूरत बताई थी। इलाज लंबा चलने वाला था जिसमें उचित दवाइयों के साथ साथ समुचित परहेज भी तहजीब की गई थी। स्थिति ये थी कि या तो महीनों अस्पताल में भर्ती रहती या घर में अस्पताल जैसा माहौल बना दिया जाता। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि सब काम काज छोड़कर सिर्फ अस्पताल का चक्कर लगाया जाए और रोजाना बेड चार्ज के नाम पर बड़ी धनराशि जमा करवाया जा सके। बड़े बेटे प्रभात के साथ स्कूल में पढ़े डॉक्टर जयंत ने ही सुझाव दिया था कि मम्मी को घर ले जाओ, परहेज से रखना, सुबह शाम मैं आकर देख जाऊंगा। तब से नैना देवी का कमरा हॉस्पिटल वार्ड बना हुआ था। वादे के मुताबिक डॉक्टर जयंत रोज सुबह शाम आते और नैना देवी का चेकअप करते, दवाइयाँ देखते, ज़रूरत पड़ती तो डोज बढ़ाते घटाते या दवाइयाँ बदलते। धीरे धीरे नैना देवी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। ज्यों ज्यों तबीयत सुधर रही थी, चेतना भी जागृत हो रही थी। अब उन्हें हर छोटी बड़ी बात समझ में आ रही थी और कुछ बातें खटक भी रही थी। बहू संध्या खाना दवाइयाँ तो समय पर देती थी पर समय नहीं दे पाती थी। अपने कमरे में अकेली बीमार कब तक टेलीविज़न या मोबाइल से जी बहलाती। उनका भी जी चाहता था कि कोई उनके पास बैठे, बातें करे, कुछ सुने कुछ सुनाए, पर घर में लोग ही कितने थे। बेटा व्यापार छोड़कर घर में बैठ नहीं सकता था। दुकान बंद करता तो नियमित ग्राहक भी कोई और दुकान ढूंढ लेते। ग्राहकी बंद तो दुकान का किराया भी घर से देना पड़ता। बहू घरेलू कामों में ही इतना व्यस्त रहती थी कि वह नैना देवी के पास क्या बैठती। खुद ढंग से पूरी नींद भी बेचारी नहीं ले पाती थी। सास को समय पर परहेजी खाना बनाकर खिला रही थी। ये भी उसके लिए अतिरिक्त श्रम ही था। एक पोता और एक पोती थी। दोनों बच्चों को स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क से ही फुर्सत नहीं थी। बेटा देर रात को घर लौटता तो 2-4 मिनट के लिए हालचाल पूछने जरूर आता। 2-4 मिनट हाथ पांव दबा देता, एक आध मिनट सिर पर हाथ फेर देता, कुछ बातें कर लेता। कई बार ऐसा भी होता कि बेटा पास में बैठा रहता और कोई फोन आ जाता। फिर बेटे की नज़र जरूर माँ पर होती पर वो तवज्जो फोन पर हो रहे वार्तालाप पर रहती थी। बुरा हो कोरोना का, जब से ये रोग आया है लोगों ने बीमारों का हाल चाल ही पूछना छोड़ दिया है। पहले लोग बीमार के पास घंटों बैठते थे, उसका हाल चाल पूछते थे, उससे बातें करते थे, उसका मनोरंजन करते थे। और अब मदद करना जिसकी मजबूरी हो वह भी थोड़ा एहतियात बरतता है, सावधानी रखता है। सही भी है, कोरोना जैसे रोग में कोई किसी की मदद भी तभी कर सकता है जब तक खुद संक्रमित न हो जाए। पर जब पूरा अस्पताल ही संक्रमित होने के भय से आक्रांत हो तब आदमी की सोच क्या कहेगी। आम आदमी तो अस्पताल के चक्कर के नाम से ही भयभीत होगा। 4 साल पहले नैना देवी के पति का हृदयाघात से देहांत हो गया था। वे लगभग 55 साल की उम्र में देवलोक गमन कर गए थे। नैना देवी ने सिर्फ 3 बच्चों को जन्म दिया था। बड़ा बेटा प्रभात, उसके बाद बेटी कामिनी, सबसे छोटा बेटा गौरव। गौरव एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर के पद पर दूर आसाम में पदस्थ था। हर तीसरे साल उसका स्थानांतरण हो जाता था, इसलिए यहाँ की घर गृहस्थी के काम में मदद की अपेक्षा करना व्यर्थ था। वे सिर्फ छुट्टियां बिताने घर आते थे और माँ के मन में बड़ी बहू के खिलाफ विष भरते थे। घर की छोटी बड़ी कमियों को विस्तृत करके प्रदर्शित करते थे। बड़ा बेटा सालों से माँ की देखभाल करता था, उसका कोई मोल न था। पर छोटी बहू खुद की छोड़ी हुई 2-4 साड़ियाँ प्रेस करवा कर अच्छे से पैक करवा कर ला देती थी तो वह बहुत बड़ा उपहार होता था। बड़ा बेटा माँ के सारे खर्च झेलता था, उसकी कोई कद्र न थी। पर जाते समय छोटा बेटा 5-10 हजार रुपए नगद माँ के हाथ में देता था तो वह बहुत बड़ी सौगात समझी जाती थी। बेटी सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे शहर में रहती थी। दामाद किसी सरकारी महकमे में अधिकारी था। नवासे नवासी पोते पोती से बड़े थे, बल्कि इतने बड़े थे कि माँ के बगैर आराम से रह सकते थे। 20 साल की नवासी तो किचन भी संभाल सकती थी। बड़ी बहू संध्या के भी 2 बच्चे थे। बेटी लगभग 15 साल की थी और बेटा 12 साल का था। संध्या का मायका भी दूसरे शहर में था जो लगभग 150 किलोमीटर दूर था।
देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी। नैना देवी समझदार महिला थी, वह समझती सब कुछ थी, पर मन की भावनाओं के आगे विवश थी। वह चाहती थी कि संध्या उनके पास बैठे, उनसे देर तक बातें करती रहे, उनकी सेवा करती रहे, हाथ पांव दबाती रहे। पर वह ये भी जानती थी कि ये संभव नहीं है। संध्या अगर देर तक उनकी तीमारदारी ही करती रहे तो घर के दूसरे काम कौन करेगा? घर के दूसरे सदस्यों का ध्यान कौन रखेगा? नैना देवी के हाथ पांव की नसें खींचती रहती थी। जब वह बोलती थी तो घर का कोई भी सदस्य उनके हाथ पांव दबा भी देता था। संध्या भी दबाती थी, पर संध्या हर समय घर में रहकर भी हर समय उनके लिए उपलब्ध नहीं रहती थी। किचन में ढेरों काम होता था। पति को दुकान और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही वह सास के कमरे में आती थी, बाथरूम ले जाती थी, नहला धुला कर कपड़े पहनवा कर नाश्ता चाय देकर खुद नहाने के लिए जाती थी। नहाकर जब निकलती थी तब तक नैना देवी नाश्ता कर चुकी होती थी, तो प्लेटें ले जाती थी। अगर नाश्ता बाकी रहता तो नाश्ता भी करवाती थी, दवाइयाँ देती थी। सास से निपट कर पूजा घर में साफ सफाई, पूजा सब कुछ करने के बाद खुद 2 टुकड़े मुंह में डालती थी। नैना देवी जानती थी कि बहू को पल भर की फुर्सत नहीं है, पर फिर भी चाहती थी कि वह उनके कमरे में रहे। सब्जी काटना, चावल बीनना जैसा काम उनसे बातचीत करते हुए भी हो सकता था, वही संध्या का अपना मत था। प्याज और लहसुन की गंध सास के लिए कष्टदायक थी। परहेज के नाम पर डॉक्टर ने भीड़ और ज़्यादा बातचीत से भी मना किया था। दरअसल नैना देवी का पूरा ख्याल रखा जा रहा था, पर बहू तो बहू होती है, बेटी की जगह कैसे ले पाती? नैना देवी अक्सर मोबाइल फोन से बेटी कामिनी को फोन करती और कामिनी माँ की सोच को तरह देती थी, माँ को भड़काती। संध्या के प्रति कामिनी के दुर्वचन नैना देवी के कानों को सुख पहुंचाते थे। आज सुबह से नैना देवी को दोबारा चाय पीने की इच्छा हो रही थी। चाहती तो बेड के बगल में लगे बेल का बटन दबाकर संध्या को बुला सकती थी। ये बेल नैना देवी के बीमार पड़ने के बाद ही उनके बेटे ने उनके बेड के बगल में लगा दिया था, ताकि कोई ज़रूरत हो तो नैना देवी हाथ बढ़ाकर घंटी बजा सकें। नैना देवी ने घंटी बजाने के बदले दूसरे शहर में बैठी बेटी कामिनी को फ़ोन करना मुनासिब समझा। मैं ही घंटी क्यों बजाऊं? उसे भी तो चाहिए कि बीच बीच में पूछती रहे कि कोई ज़रूरत तो नहीं। फ़ोन उठाते ही नैना देवी ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। दबे स्वर में अपने मन की भड़ास निकालती रही। जब मन का गुबार कुछ हल्का हुआ तो बेटी से शिकायतें करने लगी। अब तो तुम भी मिलने नहीं आती। मम्मी, दूसरे मोहल्ले से नहीं हूँ, दूसरे शहर से आना है। जब चाहूँ तब स्कूटी स्टार्ट कर चली आऊँ, ये नहीं हो सकता है। फिर मैं क्या करूँ? अब मेरा जी बिल्कुल नहीं लगता। मैं संध्या भाभी से बात करती हूँ। अरे नहीं, गलती से भी नहीं। वो खामख्वाह झगड़ा करेगी, मुझसे भी और तुझसे भी। तो फिर आप चाहती क्या हैं? मुझे अपने साथ ले चलो। नैना देवी ने अनुनय किया। मम्मी, पागल न बनो। डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। मैं अगर लाना भी चाहूँ तो भी ये संभव नहीं है। फिर तुम ही आ जाओ। ठीक है, मैं सुदेश जी से बात करके बताऊंगी, कामिनी ने तिक्त भाव से कहा और अपनी तरफ से वार्तालाप का पटाक्षेप कर फोन रख दिया। सुदेश जी कामिनी के पति थे। फोन अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, अतः नैना देवी बेटी से जवाब की प्रत्याशा में अभी भी फोन कान से लगाए बैठी थी। तभी स्पीकर से दामाद की छिड़ सी आवाज आई। तेरी मम्मी चाहती क्या है? माँ चाहती हैं कि मैं उन्हें यहाँ अपने पास ले आऊँ। तो ले आओ, प्रॉब्लम क्या है? एक तो डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट कहा है, दूसरा वो 200 किलोमीटर की यात्रा कैसे कर पाएंगी? तुम चाहो तो मैं सब व्यवस्था कर सकता हूँ। चाहो तो ट्रेन से कंफर्टेबल जर्नी करवा दूँ या एसी एम्बुलेंस का इंतजाम कर दूँ। चाहो तो कुछ दिनों के लिए माँ के पास चली जाओ। जी नहीं, एक तो मेरा घर अस्पताल नहीं मैं बनाना चाहती, दूसरे मैं आया भी नहीं बनना चाहती। देख लो, तुम्हारी ही मम्मी है। बाद में ये न कहना कि मेरे कारण तुम अपनी माँ को यहाँ ना ला सकी। मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगा? बल्कि तुम्हें तो बहाना मिल जाएगा अपने माँ पापा को गांव से यहाँ लाने के लिए। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सुदेश का झुंझलाया स्वर नैना देवी से और आगे नहीं सुना गया। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट करके धीरे से बिस्तर पर रख दिया। उधर से आ रही आवाज मध्यम थी पर स्पष्ट थी। नैना देवी ने सब कुछ सुना था और समझा भी था। भाभीियों में कमी ढूंढने वाली, माँ को भड़काने वाली, तुम मायके तो आओगी पर अपनी सुविधा से,
अपनी ज़रूरत से। जैसे मायका कोई टूरिस्ट प्लेस हो, पिकनिक स्पॉट हो, जहाँ जब मर्जी हो आओ, जब मर्जी हो चली जाओ, अच्छा खाना, सैर सपाटा, लौटते समय कोई गिफ्ट भी। वाह भाई वाह, मज़े ही मज़े। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिसे करना होता है, उसके साथ मजबूरी होती है कि सीमित साधनों में बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करनी होती है, और एक उस तरह के लोग जिसे सिर्फ किए हुए काम में नुक्स निकालना होता है, बिना मांगे सलाह देना होता है। नैना देवी अभी विचारों के भंवर से निकल भी नहीं पाई थी कि अंदर के कमरे से एक जोर की चीखने की आवाज आई, जो जल्दी ही तेज क्रंदन में बदल गई। नैना देवी ने आवाज पहचान ली। संध्या चित्कार मार मार कर रो रही थी। नैना देवी के मन में घोर अनिष्ट की आशंका हुई और अब वह पलंग पर बैठी न रह सकी। वह पूरी शक्ति लगाकर पलंग से उतरी और छोटे छोटे कदमों से संध्या के कमरे में पहुंची। संध्या फर्श पर बैठी हुई बदहवास सी निरंतर रो रही थी। क्या हो गया? नैना देवी घबरा कर पूछी। मम्मा, मेरे पापा, क्या हुआ तुम्हारे पापा को? आधे घंटे पहले रोड एक्सीडेंट में ऑन स्पॉट। संध्या नैना देवी के पांव से लिपट कर रोती हुई बोली। फिर अचानक जैसे ही संध्या को कर्तव्य बोध हुआ, वह घबरा कर बोली, मम्मी आप यहाँ क्यों आई? वो सब छोड़, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? नैना देवी एक स्टूल पर बैठती हुई बोली, पापा बाइक से ऑफिस के काम के लिए निकले थे, उन्होंने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था। कोई नौसिखिया कार वाले ने टक्कर मार दी, चोट सिर में लगी और वहीं ऑन स्पॉट पापा की डेथ हो गई। कहकर सास के कदमों से लिपटी संध्या फपक पड़ी। नैना देवी संध्या का सिर सहलाती रही, उसे मौखिक सांत्वना देती रही, फिर अपने आंचल से उसके आंसू को पोंछती हुई बोली, जो हुआ सब विधि का विधान समझो, अब अपना कर्तव्य पूरा करो। क्या करूं माँ? मायके जाने की तैयारी करो। 150 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। पर मम्मी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा मोबाइल ला कर दे और अपना सामान पैक करो। पर मम्मी, जो कहा सो करो, देर मत करो। बीमार नैना देवी के होठों से निर्णायक कठोर स्वर निकला। संध्या मोबाइल लाकर नैना देवी को थमा दी। नैना देवी ने बेटे प्रभात को फोन लगाया, वस्तु स्थिति समझाई और आदेश दिया कि तुरंत दुकान बंद करे या नौकरों के हवाले करो और संध्या को साथ लेकर उसके मायके जाओ। पर माँ, आपको ऐसी हालत में कुछ नहीं होगा मुझे। मैं जयंत के नर्सिंग होम में कुछ दिनों के लिए भर्ती हो जाऊंगी। बच्चों को भी साथ लेता जा। बात को इस तरह समझो कि औरतों के लिए मायका, बेटियों का टूरिस्ट प्लेस सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए हॉलीडे होम नहीं होता। मायके के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं जिसे पूरा करना ही होता है। माँ, अगर कामिनी को बुला ले तो तुम कोशिश करके देख लो, पर मैं गारंटी करती हूँ कि वो नहीं आएगी। तेरी बहन के पास बहानों का खजाना है, कोई ना कोई मजबूरी बयान करेगी। एक काम और करो, क्या आते समय बच्चों को स्कूल से लेते आना। यहाँ संध्या सामान पैक कर रही है, एक ड्राइवर भी बुक कर लेना। अपनी कार से जाओगे तो समय भी बचेगा। प्रभात बच्चों को लेकर आ गया। उसने एक बार फिर कहा, माँ, कामिनी को फोन कर देते हैं, वह आ जाएगी आपकी देखभाल के लिए। आपको ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। माँ तो कामिनी की सच्चाई जान ही चुकी थी, प्रभात को भी जानना बाकी था। उन्होंने कहा, ठीक है, कामिनी को फोन लगाओ। प्रभात ने कामिनी को फोन लगाकर माँ को दे दिया। नैना देवी ने कामिनी को यहाँ की सभी वस्तु स्थिति समझाई और कहा, बेटी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम जानती हो तुम्हारी माँ इस हालत में नहीं है कि अपने हाथ से कुछ भी कर सके। कामिनी घबरा गई। उसे तुरंत कुछ बहाना नहीं सूझा। उसने कहा, माँ, मेरी भी पैर में चोट लग गई है। मैं कल सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मैं आपकी देखभाल के लिए नहीं आ सकती हूँ। नैना देवी ने कहा, ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। और यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और प्रभात को अपनी बहन के द्वारा कही गई बात बताई। पर माँ, आप अकेले यहाँ कैसे? बेटा, यह समय मेरे बारे में सोचने का नहीं है, यह समय बहू के मायके में जाकर अपना कर्तव्य निभाने का है। महज 2 घंटे के अंदर नैना देवी जयंत के अस्पताल में नर्सों के हवाले थी और दूसरी तरफ संध्या पति और बच्चों के साथ मायके की ओर जा रही थी। पिता की मृत्यु के लिए वो शोक मना रही थी, पर उसे खुशी थी कि नैना देवी जैसी समझदार महिला उसकी सास थे।
समय कम होने के कारण ड्राइवर की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसलिए कार प्रभात चला रहा था। इधर नैना देवी अपनी बहू को मायके भेज अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर आश्वस्त हो गई थी। आज उनके सामने पूरी सच्चाई आ गई थी, बेटी की भी और बहू की भी। बहू की सच्चाई वह जानती थी, लेकिन फिर भी समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि बेटी हर पल उन्हें बहू के खिलाफ भड़काती थी। अब एक जिम्मेदारी उनकी बाकी थी, बेटी को भी मायके के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाने की, उसको सबक सिखाने की। नैना देवी ने फोन उठाया और सुदेश को फोन लगाया। सुदेश ऑफिस में था और कामिनी के द्वारा कही गई किसी भी बात का उसे पता नहीं था। जब नैना देवी ने सुदेश से कामिनी के बारे में पूछा तो उसने कहा, कामिनी बिल्कुल ठीक है माँ, आप कामिनी की चिंता न करें। नैना देवी कामिनी के बहानों के बारे में जानती थी, लेकिन वह यह सब सुदेश के मुंह से सुनना चाहती थी। उन्होंने कामिनी को फोन लगाया और कहा, बेटा प्रभात और उसकी पत्नी तुम्हारी भाभी के मायके गए हुए हैं। तुम्हें बताया था मैंने, आते समय वह तुमसे भी मिलते आएंगे, तुम्हारे पैर में जो चोट लगी है उसे देखने के लिए। कामिनी घबरा गई। नहीं माँ, उन्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? सुदेश जी कहेंगे कि हमें बेटी की परवाह ही नहीं है। नहीं माँ, आपको यहाँ भैया को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब नैना देवी ने कहा, हाँ बेटी, ज़रूरत तो सच में नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। जब मैंने तुमसे बात की तो तुम्हारी और दामाद जी की सारी बातें मैंने सुन ली थी। तुम अपनी माँ की सेवा करोगी तो आया बन जाओगी, अगर अपने घर में रखोगी तो तुम्हारा घर हॉस्पिटल बन जाएगा। ऐसी ही सोच रखती हो तुम अपनी माँ के बारे में। वाह कामिनी वाह, बेटे बहू को माँ को अपमानित करते सुना था, लेकिन देखा नहीं था, क्योंकि मेरे बेटे बहू ऐसे नहीं हैं। लेकिन बेटी को माँ को अपमानित करते पहली बार सुन रही हूँ और देख भी रही हूँ, क्योंकि बेटियां तो माँ की परछाई होती हैं। लेकिन मैं यह क्यों भूल रही हूँ कि तुम जैसी बेटियां ही तो जाकर किसी के घर की बहू बनती हैं। जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती हैं, वह अपने सास ससुर की सेवा क्या करेंगी? मैं चाहती तो यह सच्चाई तुम्हारे भाई भाभी को भी बता सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, माता नहीं कुमाता। मैं तुम्हारे भाई भाभी के नज़रों में तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कामिनी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में कामिनी भले ही अपने माँ को माफी मानकर मना ले, लेकिन मन में जो गांठ पड़ जाती है वह सदा के लिए हो जाती है। माता पिता की सेवा करना सिर्फ बेटों का कर्तव्य ही नहीं होता है, बल्कि बेटियों का भी होता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, अपने माता पिता की सेवा हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जन्मदाता हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।